नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी इवेंट में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी का राहुल 5 करोड़ रुपए की तमाम ड्रग्स बनाने वाली चीजों के साथ पकड़ा जाता है और नरेंद्र मोदी का हरीश 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है। जी हां, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी के लोग इसी तरीके से तमाम गैर कानूनी काम करते हैं। वोट चोरी करने वाला चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से कहता है आप न्याय मत कीजिए, हम जो कर रहे हैं करने दीजिए, हमारे काम में दखल मत दीजिए। और नरेंद्र मोदी मणिपुर जाकर के एक और इवेंट करते हैं। जैसे एक इवेंट उन्होंने पंजाब में किया, एक हिमाचल में किया, एक उत्तराखंड में किया और फिर एक रेड कारपेट इवेंट करते हैं जाकर के मणिपुर में। लेकिन इस बार मणिपुर में वो रोए नहीं, घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाए, माफी भी नहीं मांगी और हर पाप के साधक बने। जी हां, यही सच है। तो अब आप जान लीजिए, मध्य प्रदेश के राहुल अंजाना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी की टीम के मेंबर हैं और वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खासम खास हैं, वो 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स के सारे बनाने के सामान के साथ में पकड़े जाते हैं। इसके बाद उनके जो दूसरे साथी हैं हरीश अंजाना, उनके यहां से 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिल जाती है। मैं बार बार यही तो कहता आया हूं, अडानी अंबानी के पोर्ट से जो ड्रग्स चलती है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ही हाथ में आती है। इसके पहले जितने लोग पकड़े गए हैं, आप देखिए, दिल्ली में पकड़ा गया था 5000 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी का था। इसके अलावा पंजाब में पकड़ी गई थी भारतीय जनता पार्टी की वह पूर्व विधायक जो ड्रग्स के साथ, इसी तरीके से और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो ये सारे ड्रग्स सप्लाई करके इस देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करते हैं, उनकी नसों में जहर भरते हैं, उन्हें इस तरह से बना देते हैं कि फिर उनका अपने ढंग से इस्तेमाल किया जाए, चाहे उनसे जो अपराध करा लो, चाहे जो भी कुकर्म करा लो या कुछ भी करा लो। यही तो मणिपुर में हुआ है। मणिपुर में इसी तरह का खेल किया गया। मणिपुर में 2022 नवंबर में पहले एक नफरत का माहौल बनाने की शुरुआत हुई। और यह शुरुआत कब हुई? जब 2022 में नरेंद्र मोदी मणिपुर गए और कहा कि मणिपुर तो देश की मणि है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, आप मेरे लोगों को जिताइए और हम देखें इसे क्या बनाते हैं। इन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की, उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस मजबूत नींव बनाई है। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। साथियों,
मणिपुर की माताएं बहनें, यहाँ के युवा, यहाँ के होनहार खिलाड़ी जानते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, जब दिन रात मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। साथियों, बीरेन्द्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। और उन्होंने ऐसा बनाया कि पौने 3 साल से मणिपुर बद से बदहाल हो रहा है, बर्बाद है, हर तरह से लुट रहा है। तब सरकार नरेंद्र मोदी ने कोई सुध नहीं। उनका चहेता बीरेन्द्र सिंह जो मुख्यमंत्री बना, वो खुद इन सारे अपराधों का संचालक था और उसने सारे गेम प्लान किए। 6 महीने तक, नवंबर 2022 से लेकर मई 2023 तक वह प्लाट तैयार किया गया कि कैसे मणिपुर को आग लगाना है और फिर इसे कुकी, नागा और मैतेई के बीच संघर्ष में फंसाकर जो बहुतायत के वोट हैं, यानी जो बहुमत के वोट हैं, उनको अपने साथ जोड़ लेना है। क्योंकि आरएसएस लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा था, नफरत फैलाने का, वनवासी कल्याण के नाम पे, और वहां उसने किस तरह से ईसाइयों को कन्वर्ट करके हिंदू बनाने और हिंदू के नाम पर नफरत फैलाने, उन्हें मारने और सब कुछ करने का काम किया गया। आदिवासी संस्कृति के खिलाफ हमला हुआ। तब जब इन सब में एक पहले मोहब्बत का रिश्ता होता था, वो मोहब्बत खत्म हो गई। तो मई 2023 में वहां हिंसक रूप ले लिया और वहां सैकड़ों लोग मार दिए गए, तमाम घरों में हमले हुए, तमाम घर जला दिए गए, बहुत सारे अन्याय हुए। और उसके बाद चुन चुन के लड़कियों के साथ रेप करना, उनकी हत्याएं करना, उनके साथ में बीभत्स तरीके से व्यवहार करना, और यह हालत हुई कि 2 लड़कियों और एक मां को नग्न परेड निकाली गई। उनके गुप्तांगों के साथ में जिस तरह से छेड़छाड़ की गई, जो कुकर्म किया गया, वह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण था। यह सब हुआ, इसको छिपाए रखा गया महीनों तक, जबकि इसकी शिकायत महिला आयोग से लेके सबको की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब यह वीडियो दिल्ली पहुंचा और कांग्रेस पार्टी ने इस पर जवाब मांगा, आंदोलन शुरू किया, तब संसद सत्र शुरुआत के दौरान नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर घड़ियाली आंसू बहाए। घड़ियाली आंसू बहाए तो टेलीग्राफ अखबार ने उसका सच बताया कि ये घड़ियाली आंसू क्या है। उधर इंफाल टाइम्स ने वो सारे बीभत्स घटनाओं का सच बताया। हालत बिगड़ गई। नरेंद्र मोदी जो हाल थे वो देख करके तरस आ रहा था, जिस तरह से बर्बाद किया गया था अभी भी लापता हैं। मणिपुर को आग लगा। सैकड़ों लड़कियों के साथ में रेप किया गया, गैंग रेप किया गया और तमाम अपराध किए गए। लेकिन आज भी इसी तरीके से 300 से अधिक युवाओं को मार डाला गया, पिताओं को मार डाला गया और दूसरे पुरुषों को मार डाला गया, महिलाओं को मार डाला गया। और महिलाएं भी मिलकर के तमाम तरह के अपराधों में शामिल थी। इस तरह का माहौल बना दिया गया, नफरत से, आग लगाना, रेप करना, मार डालना, यही सब चलने लगा। तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वहां जाते हैं और लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, उनके
दुख को सुनते हैं और उसको आकर के दिल्ली में आवाज बनते हैं, इस मुद्दे को ऊपर उठाते हैं। लेकिन बेशर्म नरेंद्र मोदी, नालायक नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोला। वहां की राज्यपाल अनसुईया ने भी इसको लेकर रिपोर्ट दी, तमाम बातें कही, लेकिन नरेंद्र मोदी की बेशर्मी कहीं पे भी कुछ करने की नहीं थी। अंततः ये आग भड़कती रही। राहुल गांधी फिर गए, जब भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा शुरू करनी थी, तो उसीलिए मणिपुर से किया, जिससे मणिपुर की आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, और उन्होंने इसको ऊपर उठाया। दुनिया से आवाज आ रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी गूंगा, बहरा, लंगड़ा होके बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद चुनाव हो गया, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, फिर गए और उनके दर्द को साझा किया, अपनी पूरी टीम को लगाया, युवा की टीम, महिलाओं की टीम, मेन कांग्रेस, सबके लोगों ने लग करके वहां पर मेहनत से लोगों के रिलीफ के लिए काम शुरू किया। राहुल गांधी उन सबके कैंप में गए जहां पर 67,000 लोग उन शरणार्थी कैंपों में सालों से पड़े हुए हैं। सोचिए आप, 1.25 साल से वो लोग शरणार्थी कैंपों में पड़े, और जब इतनी बुरी दशा, उसके बाद नरेंद्र मोदी को सुन नहीं, दुनिया से दबाव था, सब जगह से कहा जा रहा था, तब नरेंद्र मोदी मणिपुर जाते हैं। लेकिन मणिपुर जाने का मकसद यह नहीं था कि उनके दर्द साझा करने हैं, उनके कैंपों में जाना है, शरणार्थियों से मिलने नहीं। वो तो रेड कारपेट वाले, तो रेड कारपेट पे कुछ बच्चों से मिलते हैं, कुछ कथित पीड़ितों से मिलते हैं, जिन्हें खुद वीरेंद्र सिंह अरेंज करके बुलाता, और वीरेंद्र सिंह उनके साथ में जिस तरीके से मैनेज कराता है, अब आप सोचिए, सब भाजपाई लोग ही आए, स्कूलों से लेके सबको डायरेक्शन दी गई, सब बच्चे निकल के आए और नरेंद्र मोदी का स्वागत करें, बारिश में भी स्वागत करने के लिए कहा। इसी तरीके से तमाम भाजपा के लोगों को लगाया गया। इंफाल गए तो किले में नरेंद्र मोदी ने जो है लोगों को संबोधित किया, किले में कार्यक्रम हुआ। और इसी तरीके से चुराचांदपुर गए तो वहां पर भी उस मैदान में हुआ। वहां पर 7 दिनों से केंद्रीय बल और दूसरे केंद्रीय अफसर पड़े हुए थे, वहां की सेना, पुलिस, सबको लगाया हुआ था, अर्धसैनिक बल, सीआरपीएफ सब लगे हुए थे, गांव गांव में लोगों को कैद कर दिया गया। फिर भी मणिपुर के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ नारेबाजी। वही दूसरी तरफ इसी तरीके से तमाम जगह विरोध है। नरेंद्र मोदी के पहुंचने के पहले वहां लोगों ने उनके पोस्टर और जश्न और डांस के जो तमाम मंच बनाए गए थे, उन सबको जला दिया, तोड़ दिया। घबराई, इतनी फोर्स लगी थी कि आप समझ नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने वहां राहत पैकेज के नाम पे 500 करोड़ देने की घोषणा की, जबकि नरेंद्र मोदी की इस विजिट पर ही 100 करोड़ से अधिक खर्च हो गए। और गए थे, असल में जो कांग्रेस सरकार ने 2008-9 में परियोजना शुरू की थी, उस परियोजना का उद्घाटन करने गए थे, ना कि लोगों का दर्द जानने गए थे। तो अब आप समझिए, दर्द जानने जाते तो उन शरणार्थी कैंपों में जाते, उनसे मिलते, वह तो नहीं किया। यही नरेंद्र मोदी का है, क्योंकि वहां की पूरी पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा कराना है अडानी अंबानी का। कुकी और नागा आदिवासी समुदाय से आते हैं, तो उनके पूरे पहाड़ी क्षेत्रों पर उनका जो है रहन सहन है, कब्जा है। और जो मैतेई समुदाय है, जो 60% आबादी है, वो शहरी क्षेत्र इंफाल और उसके इर्द गिर्द रहता है। तो मैतेई को साधना है, क्योंकि उससे वो हिंदू भी है, तो वोट बैंक का पूरा खेल है। इसलिए नरेंद्र मोदी गए, लेकिन इस पूरे संघर्ष में दोनों समुदाय नुकसान उठाए। तब उन्हें समझ में आया कि ये तो नफरत वाली सरकार है। तो अब दोनों से नाराजगी हो रही थी, तो ऐसी स्थिति में जाना पड़ा और उद्घाटन करके अडानी अंबानी को फायदा देना है, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट हैं। उनको किस तरीके से वहां पर उन सारी चीजों की उपज के काम करने हैं, जिससे वो ड्रग्स बनाने के सारे जो पैदा किए जा सके। अब आप खेल को समझिए। उधर नरेंद्र मोदी का वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो स्थिति है, राहुल गांधी ने नारा दे दिया तो घबराए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं।
वोट अधिकार यात्रा निकाल करके राहुल गांधी ने पूरे देश को बता दिया नरेंद्र मोदी सरकार किस तरीके से इस देश को जहर में डुबो रही है, किस तरीके से इस देश के लोगों के अधिकार छीन रही है और पूरा नफरत फैला रही है। वोट चोरी करके एक चोरी की सरकार बन रही है, तो परेशान है। एसआईआर कराने लग गए। एसआईआर को लेकर के तमाम सवाल उठे तो अदालतों में गए लोग, कांग्रेस गई, आरजेडी गई, दूसरे और दल गए और उन्होंने कहा एसआईआर का हम विरोध नहीं करते। हमारा विरोध है कि यह इस समय क्यों किया जा रहा है और दूसरा विरोध है कि इसमें मनमानी की जा रही, लोगों के नाम काटने की साजिश रची जा रही, झूठे बहाने लिए जा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम असिस्टेंस देंगे, लीगल असिस्टेंस देंगे, नियमों का पालन कीजिए, पूरी प्रक्रियाओं का पालन कीजिए और तब एसआईआर कीजिए। और एसआईआर में जो आपने आधार कार्ड को हटा दिया है वह गलत किया है, इसलिए आधार कार्ड को आपको शामिल करना हो। बस इससे तो नरेंद्र मोदी का गेम बिगड़ जाता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने तुरंत चुनाव आयोग को, जो उनका वोट चोरी का काम करता है, एजेंट है ज्ञानेश कुमार गुप्ते, जो आरएसएस परिवार से आता है, नरेंद्र मोदी के खासम खास अरविंद कुमार शर्मा, जो उनके सालों साल 2 दशक तक उनके पीए और रहे, उनके सेक्रेटरी रहे, उनका बैचमेट ज्ञानेश कुमार जो आरएसएस परिवार से है, जिसकी बेटी दामाद सब प्रशासनिक सेवाओं में है और उनको मलाईदार पोस्ट मिली हुई है, उसके बदले में उनसे यही काम लिया जाता है। तो वोट चोरी का जो वो धंधा करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम विरोध करो सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट में वो एफिडेविट दाखिल करवाता है कि सुप्रीम कोर्ट को यह कोई अधिकार नहीं कि हमारे काम में दखल दे। एसआईआर कराना, वोटर लिस्ट तैयार करना और ये सब चुनाव कराना, ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट इसमें जबरन दखल दे रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, इसे रोकिए, ऐसा ना करें। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए बना है, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यदि वो सही काम नहीं करती तो उनकी निगरानी करना, उन पर निर्देश देना और उस पर न्याय करना सुप्रीम कोर्ट का ही काम है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, संविधान की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, उसकी व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के काम को रोकने के लिए साजिश रची जा रही। जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के समय के साथ विधेयकों को पास करने को लेकर के जब सुनवाई हुई तो उसमें भी इसी तरह से किया गया, यानी हर अन्याय हम करेंगे, बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, सब कुछ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट को यूं किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी प्रभाव में आते हैं। क्यों? उन्हें सुविधा मिलती है, ऐश करने का मौका मिलता है। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के 2 दर्जन जजेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर के किले के इलाके में इंजॉय करने गए हुए हैं और सब वहां इंजॉय कर रहे हैं 2 दिन से। क्यों? ये सब सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है जिससे आप करप्ट बने, तमाम ऐशो आराम के साधन उपलब्ध कराती है जिससे आप करप्ट बने और फिर हमारे हिसाब से फैसले दें। लेकिन अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट डर जाता है या न्याय करता है। जी हां, सवाल जरूर खड़े होंगे, सवालों से वो बच नहीं पाएंगे और राहुल गांधी इस देश को दिशा दे चुके हैं और इस देश का युवा अब जवाब देगा नरेंद्र मोदी को। यदि अन्याय किया तो नेपाल को देख लीजिए, वो आपके सामने एक उदाहरण। जी हां, समझ जाइए। जय